Good morning, students. Have a nice day to all of you. Once again, we are in front of each other. Myself, Vijay Sir. I am from Goregaon Municipal Secondary School. In last lecture, we learned about the story of reading works of art. In that story, we learn about the character of Said Haider Raja and his abstract paintings. Today, we are going to learn the lesson from 9th standard textbook, and the title of our lesson is The Last Lesson. Some part of this lesson you have already studied on 29th December. Miss Malti ma'am have taught you about this lesson. So remaining lesson we will continue today. So please, here is the screen in front of you. Please focus on the screen and try to understand the meaning of lesson as well as the difficult words. तो सबसे पहले मैं आपको द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी लिखी गई है अल्फांसो डॉडेट के द्वारा, इस कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। एक्चुअली इस कहानी के पीछे थोड़ा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया, पर्शिया मतलब अभी हम जिसको जर्मनी इस नाम से जानते हैं, फ्रांस और पर्शिया मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में फ्रांस बुरी तरीके से हार गया था। जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन, ये जो दो रीजन है, जो दो डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट को अपने देश में उसको समाविष्ट कर दिया था, जीत लिया था उनको। और जीतने के बाद बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल सिटी है, वहां से जर्मन गवर्नमेंट ने आदेश निकाला कि जो प्रदेश हमने जीत लिया है वहां पर अभी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, फ्रेंच की जगह हम लोग जर्मन लैंग्वेज वहां पर पढ़ाएंगे। तो यही इस स्टोरी का बैकग्राउंड है, जो इस लेसन के माध्यम से उस जर्मन गवर्नमेंट की जो डिसीजन थी कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाई जाए बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ उस अल्सेस और लॉरेन जैसे प्रदेश में, तो वही एक कहानी के रूप में हमारे सामने आया है। द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज एम हैमेल. एम हैमेल is the teacher of French language who is studying last 40 years in the Alsace school. मतलब कि एम हैमेल जो है वह एक फ्रेंच टीचर है, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले एक शिक्षक है, जो कि पिछले 40 सालों से अल्सेस के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। एंड अनदर लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज लिटिल फ्रांस. एक छोटा बच्चा है फ्रांस, जो उस स्कूल में पढ़ाई करता है। ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. मतलब उसी बच्चे के द्वारा लेखक ने यह कहानी हमारे सामने रखी है। मीन्स ही इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग विथ अस इन दिस स्टोरी. वो हमारे साथ कंटिन्यूली बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो लिटिल फ्रांस नाम का जो छोटा बच्चा है वह हमारे साथ इस कहानी में बात कर रहा है। ये दो लीडिंग कैरेक्टर है और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी जो स्टोरी है घूमती हुई नजर आएगी आपको। सो वी विल स्टार्ट नाउ। My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. In this paragraph, M. Hamel, who is the French teacher, he is telling to students, My children, मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you. आज का जो ये लेसन है ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। The order has come from Berlin. बर्लिन से मतलब जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर
आ चुका है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। मतलब अल्सेस और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट है जिनको जर्मनी ने जीत लिया है, वहां पर खाली जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, ऐसा जर्मन गवर्नमेंट ने बर्लिन से आदेश निकाला है। सो दिस इज माई लास्ट लेसन आई शैल गिव यू टुडे। इसलिए आज का मेरा लास्ट लेसन है जो आपको फ्रेंच भाषा के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, फ्रेंच में पढ़ाऊंगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और आपके जर्मन भाषा पढ़ाने वाले जो टीचर है वो कल से आपके स्कूल में आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। सो दैट दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत केयरफुली इस लेसन को पढ़ोगे। इस तरीके से एम हैमेल ने अपने विचार इस पैराग्राफ के द्वारा बच्चों के सामने रखे। What a thunderclap these words were to me, little Franz said. Little Franz ने कहा, what a thunderclap these words were to me. Thunderclap मतलब जैसे बिजलियां कड़कड़ाने की, बादलों के गड़गड़ाने की जैसे आवाज होती है, बिल्कुल वैसे ही अचानक मुझे एक शॉक लगा। What a thunderclap, what a shock for me. मतलब ये जो टीचर के जो वर्ड थे, दिस इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर यू, इन शब्दों ने मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ा आघात किया, मैं शॉक रह गया। ओ ओ ओ दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। मतलब जब लिटिल फ्रांस स्कूल में आ रहा था, एट दैट टाइम देयर वाज बुलेटिन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द टाउन हॉल। टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड लगता था वहां पर लिखा हुआ था, तो उसे याद आया, he remembered, ओ that was what they had put up at the town hall। मतलब टाउन हॉल पे जो समाचार लगा था, शायद वह समाचार यही था कि आज का जो लेसन है एम हैमेल का फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। इस तरीके से उसे याद आया। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And am hammered too. The idea that was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rule and how cranky he was. देखिए, the little Franz, who is the narrator of the story, is telling us my last French lesson, exclamation mark है। वो कह रहा है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। Why? क्यों? I hardly knew how to write। मैं तो अभी मतलब हार्डली, बहुत डिफिकल्टी से मैं ये सब कुछ लिखना जान चुका हूँ। हार्डली न्यू हाउ टू राइट मतलब फ्रेंच कैसे लिखते हैं मैं अभी सीख ही रहा हूँ, पूरी तरीके से सीखा भी नहीं है मैंने। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी मुझे ये पढ़ने को मिलेगा नहीं जो फ्रेंच भाषा मैं पढ़ रहा था, हमारे टीचर एम हैमेल हमें पढ़ाते थे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, अभी मुझे ये सब पढ़ाई रोकनी पड़ेगी क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं रहेगी तो मैं पढ़ूंगा कैसे। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, और अभी वो गिल्टी फील कर रहा है, इज फीलिंग गिल्टी। हाउ सॉरी, बहुत दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, कि मैंने फ्रेंच भाषा सीखने के लिए मैं सीरियस नहीं था। आई वाज नॉट सीरियस अबाउट दैट, उसकी जगह मैं क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं पक्षियों को ढूंढता फिरता था, उनके अंडों की खोज करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार एक नदी का नाम है, दैट इज द नेम ऑफ रिवर, और सार नदी के तरफ हम लोग घूमने जाते थे, बट मतलब उधर ही घूमते थे, टाइम पास करते थे। तो जो नॉलेज मुझे गेन करना था वो न करते हुए मैं अपना टाइम पास करता रहा। माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। देखिए, लिटिल फ्रांस सेज दैट मेरी किताबें जो कि मुझे बहुत ही अपने रास्ते की बाधा लगते थे, न्यूसेंस मतलब बाधा लगना, ऑब्स्टकल जो आपके
प्रोग्रेस के राह में आते हैं, दैट्स कॉल्ड बाधा निर्माण करते हैं। ऐसे मेरे प्रोग्रेस में मुझे बाधा लगते थे। व्हाइल आई गो, कुछ समय पहले, सो हेवी टू कैरी, बहुत हेवी रहते थे कैरी करने के लिए। माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरा ग्रामर का किताब व्याकरण, माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस, संतों के इतिहास मेरा, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे क्या थे, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे पुराने मित्र थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मुझे एक समय मेरे रास्ते की बाधा लगते थे, उन्हीं को मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आई कुड नॉट गिव अप देम, मतलब मैं अभी उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड एम हैमेल टू, और हमारे सर एम हैमेल, जो कि बहुत डरावने लगते थे, मैं उन्हें बहुत डरता था, तो वो भी आज मुझे ऐसे अपने से लगने लगे थे। द आइडिया that he was going away, that I should never see him again, और ये जो आइडिया है, ये जो विचार उन्होंने अभी रखा कि ये मेरा लास्ट लेसन है, ये सब सुन के ही मैं शॉक रह गया। आई शॉट नेवर सी हिम अगेन, मैं अभी उनको कभी देखूंगा नहीं, ना मैं अपने फ्रेंड्स की किताबों को देखूंगा, ना एम हैमेल सर को देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सब बातें उनकी जानने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मतलब वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कैसे दंडित करते थे, हाउ इरिटेट ही वाज, हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मतलब जैसे चिड़चिड़ापन होता है किसी का, जैसे कोई टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, तो बच्चों को थोड़ा बुरा लगता है, बिल्कुल सेम यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो बहुत क्रैंकी थे, पनिश करते थे। बट आई फॉरगेट ऑल हिज, मतलब ये सब चीजें अभी मैं भूल गया हूँ, अभी मुझे वो अपने से लगने लगे हैं कि अरे आज इनका ये लास्ट लेसन है, तो अब कैसे होगा, फ्रेंच भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगी, एम हैमेल अभी पढ़ाएंगे नहीं। सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. देखिए, पुअर मैन इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बेचारे सर, बेचारे सर। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, मतलब अपना इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए, आज इनका लास्ट लेसन है, फ्रेंच भाषा वो पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद ना फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी, ना एम हैमेल उस स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उसी के सम्मान के लिए, फॉर हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहना है हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने क्या पहना था, एक जो ड्रेस वह खाली किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते थे तब पहनते थे, या कोई समारोह रहता था उस समय पहनते थे, और उसके बारे में आपने लेसन में पढ़ा होगा कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट था, ब्लैक सिल्क कैप थी। तो ये जो ड्रेस उन्होंने पहना था आज इसीलिए पहना था कि क्योंकि वह लास्ट लेसन लेने जा रहे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अभी लिटिल फ्रांस को याद आ रहा है कि वो रिमेम्बर कर रहा है, आई अंडरस्टूड, अभी मेरे समझ में आया है कि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी स्कूल के इस हॉल में आके क्यों बैठे हैं, व्हाई दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम, इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वो क्यों बैठे हैं, बिकॉज दे केम हियर, बिकॉज दे वर सॉरी, उन्हें बहुत खेद हुआ रहेगा, दुख हुआ रहेगा, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वह अपने टाइम स्कूल में नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए शायद उनको दुख हुआ रहेगा। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। आगे फ्रांस कहता है कि शायद वो हमारे जो एम हैमेल सर थे, उन्होंने 40 सालों से स्कूल में जॉब किया, फ्रेंच भाषा में पढ़ाई, तो अपना एक सम्मान, अपना हॉनर वहां पर व्यक्त करने के लिए, शायद मास्टर के प्रति अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करने के लिए शायद वो वहां आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वह अपना रिस्पेक्ट दर्शा रहे थे, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, मतलब कि फ्रेंच भाषा के साथ साथ फ्रांस का जो अल्सेस और लॉरेन, ये जो रीजन था जो जर्मनी ने जीत लिया था, जो अभी उनका नहीं बचा था, उसके प्रति भी रिस्पेक्ट व्यक्त करने के लिए शायद गांव के ओल्ड जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी उस स्कूल के हॉल में आज प्रेजेंट थे। While I was thinking of all this, I heard my name call.
It was my turn to recite. I had not learned my participles, and so I could not say a single word. I heard Mr. Hamill say to me, देखिए, when he was thinking about that, जब लिटिल फ्रांस ये सब बातें सोच रहा था, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, एट द सेम टाइम while he was thinking of all this, जब वो सोच रहा था, he heard his name call, उसने उसका नाम सुना, मतलब वहां से नाम पुकारा गया, क्योंकि मिस्टर हैमिल जो थे वह पार्टिसिपल के ऊपर सवाल पूछने वाले थे, ये आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा. सो मिस्टर हैमिल कॉल हिम. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और फ्रांस को पता चला कि अब ये मेरी टर्न है, मुझे आगे जाके पार्टिसिपल के बारे में बताना है. आई हैड नॉट लर्न माई पार्टिसिपल्स. फ्रांस कहता है कि मैंने तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था. आई हैड नॉट लर्न माई पार्टिसिपल्स एंड सो आई कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, और इसीलिए मैं वहां जाके कुछ भी बोल नहीं पाया. I was unable to say a single word about the participles. मैं वहां मतलब स्टेज के सामने गया, उन्होंने मुझे कहा कि say about the participle and I was unable to say a single word. मैं कुछ नहीं बोल पाया. I heard Mr. Hamill say to me, और उसी समय मिस्टर हैमिल मुझे कहने लगे, he said to me, उन्होंने कहा, I don't scold you little France. उन्होंने कहा, little France, I don't scold you. मैं आपको डांटूंगा नहीं, ना ही मैं आपके ऊपर मतलब स्कोल्ड करूंगा. आई डोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. यू मस्ट फील बैड इनफ. आपको अभी बहुत बुरा फील हो रहा होगा, आपको खुद को भी बुरा फील हो रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ आए, आपको एक सिंगल वर्ड भी पार्टिसिपल के बारे में आप नहीं बोल पाए. आई डोंट स्कोल्ड यू, यू मस्ट फील वेरी बैड इनफ. सी हाउ इट इज. देखिए ये सब कैसे होता है. हाउ इट इज कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स. एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं. क्या कहते हैं. बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. बा मतलब वाह, बा मतलब वाह. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है. हम भी कहते हैं, हाँ, लिटिल फ्रांस मतलब कि आप हो, ऐसे आप मान के चलो. बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास ढेर सारा समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, जो आज मुझे पढ़ाया जा रहा है, जो कल मुझे पढ़ाया गया, आई विल लर्न इट टुमारो. मतलब हम कल के ऊपर उसे टाल देते कि हाँ मैं ये कल करूंगा, आज नहीं रे कल करूंगा. और आपको पता है कि कल कभी आता नहीं, जो कुछ करना होता है आज में करना होता है. सो in this paragraph, M. Hamill is talking with little France. He said that I don't scold you, मैं आपको डांटूंगा नहीं. See how it is. ये देखो कैसे होता है. तो every day we have said to ourselves, हम अपने आप से बात करते हैं. I have plenty of time, I will learn it tomorrow. मेरे पास ढेर सारा समय है, बहुत समय है, मैं ये सब कल पढ़ूंगा. And now you see where we have come out. और अभी आप देखो, and now you see where we have come out. हम किस कंडीशन में खड़े, हम कहाँ पे खड़े हैं, कौन सी कंडीशन में. देखो, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस. और यही अल्सेस की सबसे बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है. क्या. क्योंकि आज तक जो हमने सीरियसली पढ़ा नहीं, अभी कल से वो पढ़ाया ही नहीं जाएगा. और लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलेगी ही नहीं. जो भाषा आपको पढ़नी चाहिए थी, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, आपने उसे टाला. आप बर्ड सीकिंग करते थे, एग सीकिंग करते थे, स्लाइडिंग करते थे रिवर के किनारे. तो ये सब आपने टाइम पास किया, अभी आपके पास वो समय बचा ही नहीं है. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस. शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो. अभी अल्सेस में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी. शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो मतलब कल से ये सब पढ़ाई अल्सेस में बंद हो गई है अभी. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. And now those fellows, फिलो मतलब कि सहकारी होते हैं. यहाँ पर फिलो का मीनिंग कहा है कि जो व्यक्ति. नाउ दोज फिलोज, जो सहकारी मित्र है, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि उन्हें आपको कहने का पूरा अधिकार है. कौन से फिलोज. जो बाहर ड्रिल कर रहे हैं, पर्शियन सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स, दे हैव टू राइट टू से यू. उन्हें आपको कहने का पूरा हक है. क्या हक है.
How is it you pretend to be Frenchman? They will say you pretend to be Frenchman. आप खाली बहाना करते हो, ढोंग करते हो एज अ फ्रेंचमैन होने का कि हम फ्रेंच के नागरिक है, ये खाली आप बहाना करते हो. बट एट you can neither speak nor write your own language. लेकिन ना आप फ्रेंच में बात कर सकते हो, ना फ्रेंच आप लिख सकते हो. इससे बड़ी ट्रेजेडी आपकी कोई नहीं होगी. और इस तरीके से वो बाहर के व्यक्ति अभी आपको बोलेंगे दे हैव टू राइट टू से यू, उन्हें आपको कहने का पूरा हक है कि आप खाली फ्रेंच मैन हो, बट यू कांट स्पीक इन फ्रेंच, यू कांट राइट इन फ्रेंच, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. एंड एट लास्ट मिस्टर हैमल सेड यू आर नॉट द वर्स्ट, आप इतने भी बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रांस. लिटिल फ्रेंड्स, आप इतने भी बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील इन सब चीजों के लिए. मतलब जर्मनी ने हमारे फ्रांस के ऊपर अटैक किया, उन्होंने अल्सेस और लॉरेन को अपने में काबिज कर लिया, तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ. मतलब इन सब के लिए हमें भी थोड़ा ब्लेम हम पे भी आता है, हम भी उसके लिए थोड़े थोड़े गुनहगार है. और कैसे गुनहगार है अभी उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. देखिए, your parents, आपके जो पिताजी, माँ बाप जो है, were not anxious enough. They were not serious about your study. वो आपके पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं थे. कैसे नहीं थे? वो क्या चाहते थे? They preferred to put you to work on a farm or at the mills. उन्हें ऐसे लगता था कि आप खेत में काम करने जाओगे, किसी मिल में काम करने जाओगे, so as to have a little more money, और आप वहां से पैसा कमा लोगे. उन्हें ऐसे लगता था कि मिल में काम करके, खेत में काम करके भी आप पैसा कमा लोगे. They were not serious about your study. And I have been to blame also. और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ. वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं. कैसे? Have I not often sent you to water my flowers instead of making you learn your lesson? देखिए, उन्होंने सवाल पूछा, क्या have I not often sent you, क्या मैंने आपको नहीं भेजा है, कहा to water my flowers, मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हैं, फ्लावर प्लांट्स होंगे, उनको वाटर करने के लिए, टू गिव देम वाटर, पानी देने के लिए मैंने आपको भेजा. इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न योर लेसन, आपका खुद का लेसन पढ़ने की जगह मैंने आपको फ्लावर प्लांट को पानी देने के लिए भेजा. इसलिए मैं भी थोड़ा गुनहगार हूँ. Then, from one thing to another, Mr. M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अभी एक के बाद एक, then from one thing to another, एक चीज से लेकर दूसरे चीज तक वह अभी बोलते रहे. क्या बोलते रहे? M. Hamel went on to talk of the French language, वो French language के बारे में बोलते रहे. He says that it was the most beautiful language in the world. M. Hamel says that the French is the most beautiful language in the world. संसार की सबसे खूबसूरत भाषा फ्रेंच भाषा है. We must guard it. We must guard it. हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए. Among us, मतलब हम सबको, जो फ्रेंच नागरिक है, आप अभी जर्मन में समावेशित हो चुके हो, but we have to guard it. हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए. And never forget it. और उसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए. किसे? तो फ्रेंच भाषा को. बिकॉज, और उसका रीजन भी उन्होंने दिया कि क्यों हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्यों उस भाषा को भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. देखिए, मिस्टर हैमल कहते हैं, when a people are enslaved, जब लोग गुलाम बनते हैं, as long as they hold fast to their language, जब लोग गुलाम बनते हैं, as long as, लेकिन जब तक they hold fast to their language, जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, hold fast, वो पूरी तरीके से एक निष्ठा से जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, it is as if they had the key to their prison. और अगर वो अपनी भाषा से जुड़े हैं तो वही उनकी उस गुलामी से बाहर निकलने की चाबी है. देखिए, they had the key to their prison.
और वही उनकी गुलामी से बाहर निकलने की सबसे बड़ी चाबी है। कौन सी चाबी? वी हैव टू गार्ड योर लैंग्वेज, वी हैव टू प्रोटेक्ट योर लैंग्वेज। हमें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना है, फॉरगेट नहीं होना है, यही आपकी गुलामी से बाहर निकलने की सबसे बड़ी की होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। देन ही ओपन द ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब निकाली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें एक पाठ पढ़ाया, ग्रामर के बारे में उन्होंने पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, and on that day I was really amazed. Little Fran says that उस दिन मैं सही में अचंभित हो गया। I understood it very well. उन्होंने जो पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, आज तक मेरे समझ में नहीं आता था, मैं उन्हें बहुत डरता था। All he said seem so easy. आज उन्होंने जो कुछ पढ़ाया था, जो कुछ उन्होंने बताया था, I seem so easy, वो मुझे बहुत सिंपल लगा, बहुत आसान लगा। I think to that I had never listened so carefully. Little Fran says that आज मुझे वो सब बहुत आसान लगा, because आज तक I had never listened so carefully, आज तक मैंने उससे इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा, इसीलिए शायद मुझे वो पसंद नहीं आते थे, वो बहुत चिड़चिड़े लगते थे, उनके पढ़ाने का तरीका मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मेरे समझ में आया। And that he had never explained everything with so much patience. और मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्होंने जिस तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बताया, आज तक उन्होंने उतने पेशेंस के साथ, उतने धैर्य के साथ उन्होंने भी कभी बताया नहीं था। शायद ये दोनों रीजन उसके पीछे के हो सकते हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke. Little Fran says that it seemed, ऐसे लग रहा था, as if the poor man, जैसे कि poor man मतलब वो सर अपने एम हैमेल सर, उनके लिए poor man इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। बेचारे सर, he wanted to give us all he know, और जो कुछ जानते थे, he wanted to give us, वो आज हमें सब कुछ देना चाहते थे, जो कुछ वो जानते थे, before going away, हमसे दूर जाने के पहले वो सब हमें ये दे देना चाहते थे। and put it all into our heads at one stroke, और वो एक ही स्ट्रोक में सब कुछ हमारे दिमाग में ऐसे डालना चाहते थे कि ये सब मैं जानता हूँ और ये सब मैं आपको देना चाहता हूँ। because from today I am not here, क्योंकि from tomorrow I am not here, मैं कल से यहाँ नहीं हूँ, ना ही आपको फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उन्हें जो पता था वो सब कुछ वो शायद हमें देना चाहते थे, बताना चाहते थे, और इसीलिए मुझे आज उनका लेसन समझ में आया था। He teaches, जो कुछ आज उन्होंने हमें पढ़ाया, he explained everything very clearly, उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बताया। and I also listened so carefully, और मैंने भी आज का लेसन बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया, शायद इसीलिए मुझे वो समझ में आया था। after the grammar we had lesson in writing, after the grammar का लेसन खत्म होने के बाद we had a lesson in writing, फिर हमें लिखने के लिए उन्होंने दिया। that day M. Hamel had new copies for us, उस दिन वह हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे, लिखने वाली कॉपी, on which were written in a beautiful round hand, और उस कॉपी के ऊपर बहुत ही सुंदर हस्ताक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सेस। देखिए, उन्होंने राइटिंग के लिए बच्चों को एक कॉपी दी और उस कॉपी के ऊपर क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस। They look like little flags fluttering everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. और जब सबको एक एक कॉपी बांटी गई जिसके ऊपर फ्रांस अल्सेस ऐसे शब्द लिखे थे, the little Fran says that the narrator said that they look like little flags, वो छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पूरे क्लास में फ्लैग है, फ्लटरिंग एवरीवेयर, जो हर तरफ लहरा रहे, हर एक बेंच पर, इन द स्कूल रूम, पूरे स्कूल रूम में हर एक डेस्क पर आपको फ्लैग दिखाई दे रहे थे, जो कि फ्लैग नहीं थे, जो एक कॉपी थी और उस कॉपी के ऊपर फ्रांस अल्सेस इस तरह के वर्ड लिखे हुए थे। hung from the rod at the top of our desk, ऐसे लग रहा था कि वह हमारे डेस्क पर एक रॉड को हंग करके, जैसे हम पताका बनाते हैं,
26 जनवरी 15 अगस्त को बिल्कुल ऐसे ही वह मुझे फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था, लिटिल फ्रांस कहता है, आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हर कोई किस तरीके से अपने काम में लगा था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरी क्लास में कैसे शांति का माहौल था, ये सब आपको देखना चाहिए था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और सिर्फ किस चीज की आवाज आ रही थी? द ओनली साउंड, सिर्फ उस चीज की आवाज थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेन के द्वारा पेपर पर लिखने की जो आवाज आती है, बस वही आवाज उस रूम में, उस क्लास में आ रही थी, इसके अलावा कोई भी आवाज वहां पर नहीं थी। ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और इसी बीच लिटिल फ्रांस सेड दैट ऑन द रूफ मतलब छत पर, द पिजन्स कू वेरी लो, पिजन मतलब कबूतर, कू करना मतलब गुटुरगू करना, कबूतर जो थे गुटुरगू कर रहे थे, वेरी लो वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज में वह गुटुरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसी समय मैंने अपने आप से मतलब खुद से विचार किया, मैंने सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और देखिए लिटिल फ्रांस ने सोचा, क्या सोचा? जैसे ऊपर छत पर पिजन्स क्या कर रहे हैं? गुटुरगू कर रहे, कू कू कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में एक विचार आया, विल दे मतलब जर्मन, जर्मन गवर्नमेंट, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या कल से इन कबूतरों पर भी उनकी जो आवाज होती है, जिस स्वर में वो गाते हैं, क्या उनके ऊपर भी जर्मन में ही गाने की पाबंदी लगेगी? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, जैसे इंसानों के ऊपर अभी फ्रेंच भाषा सीखनी नहीं है, जर्मन ही सीखनी है, इस तरीके का रूल बना है, तो क्या पक्षियों के ऊपर भी ऐसा कुछ रूल बनेगा? इस तरह का मजाकी सवाल उनके दिमाग में आया। Whenever I look up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. The little Franz said that whenever, जब I look up from my writing, और राइटिंग हम लोग कर रहे थे, एंड whenever I look up, और जब मैं अपने राइटिंग को रोक के ऊपर देखता था, I saw, तब मैंने क्या देखा? I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. एम हैमेल जो थे वो बिल्कुल अविचलित तरीके से उस चेयर में बैठे थे, जहां पर वो डेली बैठते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रैंकी नजर आते थे, आज वहां पर बिल्कुल मोशनलेस है। मिस्टर हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग, वो किसी एक चीज को एक टक देख रहे, देन एट अनदर, उसे देखने के बाद वो दूसरी चीज को देख रहे, as if he wanted to fix in his mind just how everything look in the little school room. और लिटिल फ्रांस कहते, नरेटर कहते कि मुझे ऐसे लग रहा था, he wanted to fix in his mind, वो अपने दिमाग में हर एक चीज को मतलब ऐसे बिठा देना चाहती कि भाई ये जो स्कूल का रूम है, ये जो मेरा क्लास रूम है, वो कैसे दिखता था, कहाँ पर क्या रखा था, किस तरीके से रखा था, ये सब वह अपने माइंड में सेट कर रहे थे। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. देखिए फैंसी मतलब सोचने वाली बात है। For 40 years he had been there in the same place, पिछले 40 सालों से वह इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। With his garden outside the window, और उनके विंडो के बाहर, जहां वो हमें पढ़ाते हैं, उस विंडो से बाहर वहां पर एक गार्डन है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने रहती है, क्लास के सभी बच्चे उनके सामने रहते हैं, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही जो आज तक उन्होंने पिछले 40 सालों से वो अनुभव जो स्कूल में लिया है, जो गार्डन में उन्होंने समय बिताया है, क्लासरूम में उन्होंने पढ़ाया है, जस्ट लाइक दैट।
Only the desk and benches had been worn smooth, and the walnut trees in the garden were taller. मतलब वो गार्डन, वो स्कूल, वो हर कोई चीज, वो क्लास, वो सब एज इट इज, जस्ट लाइक दैट. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, खाली डेस्क और बेंच जो है हैड बीन ऑन स्मूथ, वो उनकी थोड़ी क्या हो गई है, मतलब वो घिस चुके हैं. वॉर्न हो जाना मतलब घिसना, और घिस घिस के वो स्मूथ हो गए हैं. एंड द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट, वॉलनट के जो ट्रीज है इन द गार्डन वेयर टॉलर, वो छोटे थे तो अभी उनकी लंबाई बढ़ गई है, वो बढ़ गए हैं वॉलनट ट्रीज. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunks, or they must leave the country next day. देखिए, how it must have broken his heart to live it all. तो कैसे ये सब, इन सब चीजों को छोड़ते समय उन्हें कैसे फील होगा, कैसे मतलब उनका दिल टूटेगा. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका दिल इन सब चीजों को छोड़ते समय कैसे टूटेगा. पुअर मैन, ये जो बेचारे सर है हमारे एम हैमेल, उन्हें कैसे फील होगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, स्कूल का रूम के ऊपर जो रूम है वहां पर उनकी बहन, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, वो मूव कर रही है इधर उधर, सब सब सामान को पैक कर रही है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि कल मुझे ये देश छोड़ के जाना है, मेरी बहन पैकिंग कर रही है. ये सब चीजें, ये सोच के उनका दिल कैसे ना टूटेगा, मतलब कितना बुरा उन्हें फील होगा, इस तरीके की इमेजिन यहाँ पर की गई है. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू. हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन. देखिए, राइटिंग लेसन खत्म होने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हमारा हिस्ट्री का लेसन दिया. एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, वहां पर कुछ बच्चे भी थे और उन्होंने चैंटेड करना मतलब एक सुर में बोलना शुरू किया. क्या बोला, बा बे बी बो बू, इस तरीके से उन्होंने इस वर्ड को चैंट किया, यूनिसन में उन्होंने बोला. हाउ विल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन. एंड द लिटिल फ्रैंक सेड दैट, वो लास्ट लेसन, वो अंतिम लेसन मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया. All at once the church clock struck 12. At the same moment, the trumps of the Persians returning from drill sounded under our windows. M. Hamill stood up very pale in his chair and never saw him look so tall. Little Frank says that. और जब हिस्ट्री का लेसन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे बा बेबी ईश्वर में वो गा रहे थे. एट द सेम टाइम द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च में 12 बजने की घंटी, उस क्लॉक ने वो घंटी बजाई क्योंकि अभी 12 बज चुके थे. एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेस्ट ऑफ द पर्शियन, ट्रम्पेस्ट मतलब वो जो बिगुल होते हैं, पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि जो पर्शियन सोल्जर है वो ड्रिलिंग कर रहे थे. दे नाउ दे कंप्लीट देयर ड्रिल एंड दे ब्लो द ट्रम्पेस्ट, उन्होंने क्या किया, अभी ट्रम्पेस्ट बजाई. साउंड अंडर और विंडोज, और विंडो के बाहर से ट्रम्पेस्ट की आवाज हमें सुनाई दी. घड़ी में 12 बजने के ठोके सुनाई दिए. एम हैमेल स्टूड अप एट द सेम टाइम, ही स्टूड अप, वो खड़े रह गए. वेरी पैल, ही वाज लुकिंग वेरी सैड इन हिज चेयर, वो अपने चेयर से खड़े हो गए, वो बहुत ही नाराज, अपसेट लग रहे थे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और आज तक मैंने उनको इतना वो इतने लंबे हैं ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो इतने लंबे दिखते हैं क्योंकि इन्होंने आज तक कभी उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं किया था, लिटिल फ्रैंक्स ने. माय फ्रेंड्स सेड ही, एंड एट लास्ट एम हैमेल सेड माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों. आई बट समथिंग वाज चॉकिंग हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ बोलना चाहते थे. आई बट समथिंग वाज चॉक हिम, लेकिन वो इमोशन, वो फीलिंग, बहुत दुख की फीलिंग उनके मन में चल रही थी. ही वाज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लासरूम, ही वाज थिंकिंग समथिंग, सो he was unable to say, वो कुछ बोल नहीं पाए. Then he turned to the blackboard, फिर वो blackboard की तरफ मुड़े. Took a piece of chalk and bearing on with all his might,
उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरे माइट मतलब शक्ति के साथ, he wrote as large as he could, और जितना बड़े अक्षरों में हो सके उतना बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ्य के साथ उन्होंने लिखा। व्हाट ही राइट, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस चिरायु रहे, इस तरीके का इस लाइन का मीनिंग होता है। विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस, इस तरीके से उसका मीनिंग है। देन ही स्टॉप एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द सॉरी then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। अंत में क्या हुआ, देन ही स्टॉप, फिर वो रुके, विवला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये वर्ड लिखने के बाद ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड, उन्होंने अपना सिर झुकाया, अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ मुंह करके उन्होंने अपना सिर झुकाया, एंड विदाउट अ वर्ड, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, ही मेड अ गेस्चर्स, उन्होंने गेस्चर्स मतलब हाथों से ही टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से इशारा करके उन्होंने कहा, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, माय स्टूडेंट्स नाउ स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, यहाँ पर स्कूल खत्म होता है, आप लोग जा सकते हो। इस तरीके से उन्होंने हाथ से ही बच्चों को इशारा करके बताया। The story is written by Alphonse Daudet. So in this way, today we study about the lesson, the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. If you have any question, you can ask me. If you have any doubts, you can ask me. I will try to clear your doubts. If you don't have, I want to ask you some questions. Are you ready? Yes, beta. Mohit. हेलो सर। हाँ, यस यस। सर अप्लाई का मीनिंग क्या है? किसका बेटा? अप्लाई, APPLY। अप्लाई करना, अप्लाई करना मतलब किसी चीज को, मतलब जैसे अप्लाई करते हैं ना हम लोग किसी चीज को, मतलब कंटिन्यू करते हैं। क्या है, आप कैसे बोलना चाहोगे अप्लाई के लिए? मतलब जैसे अप्लाई मतलब एप्लीकेशन वाला भी अप्लाई होता है, हाँ। एक अप्लाई होता है कि किसी चीज को आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। सर मुझे नहीं मालूम, बस लिखा था अप्लाई। कुछ चीज तो होगी जैसे आप बोलना चाहोगे कि सर यहाँ पर मुझे इस वर्ड का इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि सर सुमित मुझे अप्लाई करता है। अप्लाई करता है? उसे नहीं, अप्लाई, सुमित मुझे फॉलो करता है, सुमित फॉलोज मी, वो फॉलो करना हुआ, मतलब जैसा आप करते हो एज इट इज वो भी करना चाहता है। ठीक है सर। जैसे हम बोलेंगे कि अप्लाई द सोप ऑन योर बॉडी, बॉडी पर सोप अप्लाई करो, लगाओ। ओके। हाँ सर। So
students, in this way, we learn the story, The Last Lesson, which is written by Alfonso Daudet. I hope you would like this lecture. Thank you so much.